ईरान के अंदर कुछ अजीब हो रहा है। तो ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक देश है, यानी ये कंट्री स्ट्रिक्ट शरिया लॉ के ऊपर चलती है। लेकिन इसी कंट्री में 2022 में लड़कियां सड़कों पर आके अपने हिजाब जला रही थी। ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग ईरान में 99% लोग मुस्लिम्स हैं, बट 2020 में एक सर्वे हुआ था 50,000 लोगों पर। इसमें यह पता चला कि सिर्फ 40% लोग ही रिलीजियस हैं, बाकी 60% लोग या तो एथिस्ट हैं या इररिलीजियस हैं। और यही लोग जो अपने रिलीजन यानी इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं, ये किसी और में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्रिश्चियनिटी बहुत ही तेजी से ईरान में बढ़ रहा है। इनफैक्ट कई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ईरान के अंदर सबसे तेजी से क्रिश्चियनिटी बढ़ रही है। बाकी जितने लोग हैं वो इनके पुराने रिलीजन जोरास्ट्रियनिज्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। और ये सब कुछ तब हो रहा है जब ईरान में किसी और रिलीजन में कन्वर्ट करने का मतलब मौत होता है। तो फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ये लोग अपनी गवर्नमेंट और अपने रिलीजन के इतना खिलाफ हो गए? क्यों हजारों लोग सड़कों पर आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हिजाब क्यों जलाए जा रहे हैं? इन सब चीजों के पीछे क्या हिस्ट्री है और कैसे एक रिलीजन के बढ़ने या घटने से एक कंट्री चेंज होती है, इन सारी चीजों को इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं ईरान में इस्लाम आया कैसे। 600 AD में दुनिया के सबसे बड़े एम्पायर में से एक था पर्शियन एम्पायर, और इनका जो रिलीजन था वो था जोरास्ट्रियनिज्म। और ये लोग अपने आप को काफी सुपीरियर मानते थे, खास करके अपने बगल में रहने वाले अरेबिक लोगों से। इनका मानना ये था कि पर्शियन कल्चर, आर्ट और मिलिट्री हर चीज में हम लोग इन अरेबिक लोगों से ऊपर हैं। ये अरब्स जो हैं वो कबीले वाले ट्राइबल लोग हैं और कई बार पर्शियंस इनको हरा भी चुके थे। पर 600 AD में ये एक चमत्कार होता है। अगेंस्ट ऑल ऑड्स ये अरेबिक ट्राइब्स एक साथ आती हैं और ये हमला कर देती है पर्शियन एम्पायर पर। पर्शियन एम्पायर इतना बड़ा और शक्तिशाली होने के बावजूद इनसे हार जाता है और इस तरीके से इस्लाम की एंट्री होती है ईरान के अंदर। जो लोग इस इन्वेजन से भाग के इंडिया आए थे उन्हीं को आज हम पारसीज बोलते हैं। तो अब कहानी में थोड़ा आगे चलते हैं 1953 में, और यहाँ से कहानी काफी इंटरेस्टिंग बन जाती है। ईरान के आखिरी राजा थे मोहम्मद रजा शाह पहलवी। इन्होंने ईरान के अंदर बहुत से चेंजेस करे, जैसे लड़कियों की शादी करने की उम्र 13 से बढ़ा के 15 कर दी, वुमेन्स को वोटिंग राइट दे दिए, और सिर्फ वोटिंग राइट ही नहीं दिए बल्कि पॉलिटिकल कैंडिडेट बनने तक का भी हक दे दिया। बुरके या हिजाब को पब्लिक प्लेसेस में एक चॉइस बना दिया, यानी जिसका मन था वो पहनता और जिसका मन नहीं था वो नहीं पहनता। 1960s और 70s में ईरान इतना मॉडर्न दिखा करता था। आप सोच सकते हो उस वक्त इंडिया भी इतना मॉडर्न नहीं था। तो कई लोग ये बोल रहे थे कि ईरान इतनी जल्दी डेवलप हो रहा है कि बहुत ही जल्दी ये वेस्ट के बराबर आ जाएगा। Our country in the next 10 years will be what you are today. In the next 25 years, according to other people, I'm not saying that, will be among 5 most prosperous countries of the world. पर क्योंकि ये सारे चेंजेस इतनी जल्दी हो रहे थे तो बहुत से लोग गुस्सा भी थे। जैसे जब सुपरमार्केट या मॉल वगैरह खुल जाता है तो जो मार्केट में डीलर्स होते हैं, यानी सामान वगैरह लेके आते हैं, उनकी नौकरियां खत्म हो जाती हैं। तो ऐसे ही कई और लोग थे जो कि इकोनॉमिकली सफर कर रहे थे राजा की पॉलिसीज की वजह से। दूसरा, लोगों के पास सोशल फ्रीडम तो थी, यानी वो क्या पहन सकते हैं, लेकिन क्या बोल सकते हैं, यानी पॉलिटिकल फ्रीडम वो नहीं थी। तीसरा, जो क्लर्जीज थी यानी मुल्लास थे, ये बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। इनका कहना ये था कि ये लड़कियों को जो फ्रीडम मिल रही है, जिस तरीके के ये लोग कपड़े पहन रहे हैं, ये हमारे रिलीजन के, ट्रेडिशन के और कल्चर के हर चीज़ के बिल्कुल खिलाफ है। तो इन्हीं मुल्लाज में से एक थे आयतुल्लाह खुमैनी। इन्होंने कई बार डायरेक्टली राजा को लेटर लिखे और ये बोला कि जो तुम कर रहे हो वो सही नहीं है, तुम बच्चे हो अभी, मैं तुम्हारा नाम पूरी कंट्री में खराब कर दूंगा। और फिर 1978 और 79 में यही होता है, पूरी कंट्री में लोग प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं अपने राजा के खिलाफ। इन प्रोटेस्ट के अंदर खोमेनी के सपोर्टर्स तो थे ही, लेकिन वो लोग भी थे जो कि इकोनॉमिकली सताए हुए थे, और वो लोग भी जिनको कोई पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं थी। तो ये सारे लोग साथ में आए और राजा के खिलाफ इतने बड़े प्रोटेस्ट होने लगे कि 1979 में वो अपनी कंट्री छोड़ के इजिप्ट चले गए। और फाइनली ईरान का एक नया लीडर बनता है आयतुल्लाह खुमैनी। अब ये जो प्रोटेस्ट हुए थे इसके पीछे भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि ये हुए ही नहीं थे, करवाए गए थे यूएस के द्वारा। मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ, आपको भी पता चलेगा कि कैसे यूएस सारी दुनिया को कंट्रोल करता है। तो बेसिकली राजा ने एक ऑयल ट्रीटी साइन करी थी वेस्ट की कंपनीज के साथ 1954 में। ये ट्रीटी 25 साल की थी और एग्जैक्टली 1979 में खत्म होने वाली थी।
और जब ये ऑयल ट्रीटी खत्म हो जाती तो जो इनके राजा थे वो ऑयल प्राइसेस बढ़ाने वाले थे। इस वजह से बोला जाता है कि ये प्रोटेस्ट यूएस ने करवाए थे ताकि वो नए लीडर के साथ नई ऑयल ट्रीटी साइन कर पाए और इनको दोबारा से सस्ता ऑयल मिल पाए। लेकिन इनका खोमेनी को सपोर्ट करना गलत साबित होता है। खोमेनी बचपन से ही काफी रिलीजियस इंसान था और इसकी नजरों में वेस्ट का कल्चर या यूएस का कल्चर बहुत ही खराब था। तो इसने लीडर बनने के तुरंत बाद ही यूएस और वेस्ट से अपने सारे रिलेशन खत्म कर दिए। एक और चीज जो इसने करी कि इसने सारी राजा की पॉलिसीज को खत्म कर दिया। अब औरतों के लिए मैंडेटरी कर दिया कि बिना हिजाब या बुर्के के वो किसी पब्लिक प्लेसेस में आ नहीं सकती और अगर कोई लड़की बाहर निकलती तो पुलिस या फिर गवर्नमेंट के गुंडे उसको मारते। من کارمند دولت هستم. امروز صبح از طرف دانشگاه تهران با عده کثیری از خانم‌ها حرکت کردیم. بعد از پل حافظ آقایون افراطیون به ما حمله کردند و فحش‌های رکیک و تهمت‌های ناروا به ما زدند و یه عده از ما رو زخمی کردند و به طوری که به پشت خود بنده مشت محکمی زدند. शुरुआत में लोगों ने फिर भी खोमेनी को सपोर्ट करा क्योंकि उनको लगा कि कुछ टाइम बाद जब पॉलिटिकल फ्रीडम मिल जाएगी तब वो लोग अपनी सरकार बना लेंगे और इस खोमेनी को हटा देंगे। लेकिन धीरे धीरे उनको रियलाइज हुआ कि ये सारे वादे जो खोमेनी के थे वो झूठे थे। एक्चुअली ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक है। इसका मतलब कि टॉप पोजीशन पे हमेशा एक रिलीजियस लीडर या सुप्रीम लीडर होता है जिसको आयतोला बोलते हैं। इसके बाद प्रेसिडेंट होता है जो कि लोगों के थ्रू चुन के आता है। तो इट डजंट मैटर कि लोग कोई भी प्रेसिडेंट चुन ले, बात हमेशा आखिरी में आयतोला की ही मानी जाएगी। अब 40 साल से ऊपर हो चुके हैं इस रेजिम को। इकोनॉमी डाउन जा रही है, करप्शन बढ़ता जा रहा है, लोगों के पास डिग्री है लेकिन जॉब्स नहीं है। जिनके पास जॉब है उनको कभी भी जॉब से निकाल दिया जाता है। इन सब के बावजूद खुद की जेब में पैसा ना होने के बाद भी ईरान दूसरी कंट्रीज में जाके वॉर लड़ता है। सीरिया, यमन, इराक, अभी जो इजराइल और हमास की वॉर हो रही है इसमें हमास को फंडिंग भी ईरान करता है। लेबनान में जो हिजबुल्ला है उसको फंडिंग भी ईरान करता है। तो ये सारी चीजें एक ऑर्डिनरी सिटीजन भी देखता है कि हमारे ऊपर पैसा खर्च करने को इनके पास नहीं है, लेकिन दूसरी कंट्री में जाके वॉर लड़ने के लिए इनके पास पैसा है। तो हर कुछ साल में इस रिजीम के खिलाफ मेजर प्रोटेस्ट होते रहते हैं। 2009 में प्रोटेस्ट हुए, 2016 में और फिर 2022 में। लेकिन ये जो 2022 के प्रोटेस्ट थे ये सबसे अलग थे। इन प्रोटेस्ट में ये लड़कियां अपने हिजाब जला रही थी और ओपनली इस्लामिक रेजिम के खिलाफ थी। अब ये चीज अचानक से कैसे हो गई कि लड़कियां इतने बड़े नंबर्स में आ गई? तो ईरान के अंदर एक मोरालिटी पुलिस होती है जिसका काम ये होता है कि अगर कोई भी लड़की बिना बुर्के, हिजाब या किसी भी तरीके से बिना अपने बाल कवर करे बाहर निकल चुकी है तो वो उनके सर पे डंडा मारते हैं। هم بدونم حق من این بود است که یکی از ارگان‌های ویژه بزنن با چوب بتون بزنن تو سر من. آیا میخوام بدونم حق اینه؟ حق کته که और सिर्फ डंडा ही नहीं मारते, कई केसेस में उनको जेल में ले जाके टॉर्चर करते हैं। माशा अमीनी नाम की एक लड़की थी जिसके साथ यही हुआ। उसको इतना मारा गया सर पे कि वो ब्रेन डेड हो गई। इस चीज के बाद ही हजारों लड़कियां सड़कों पर आई और अपना हिजाब निकाल के डायरेक्टली इस्लामिक रेजिम को चैलेंज करा। और ऐसा नहीं है कि इन प्रोटेस्ट में सिर्फ लड़कियां ही थी, बल्कि हर इंसान पूरी कंट्री से इनके साथ था। कई लोग तो ये बोल रहे थे कि ये प्रोटेस्ट 40 साल से लोग जो ऑपरेशन फील कर रहे थे उसका रिजल्ट है। میخواسته اعتراض کنه سرکوبش کردن. الان دیگه فقط میخوان جمهوری اسلامی بره و نباشه. یعنی فقط واسه یه حجاب اجباری نیست، برای 40 سال اون ظلم و ستمیه که به هممون شده. कायदे से तो ये होना चाहिए था कि ईरानियन गवर्नमेंट अपने लोगों की बात सुनती और अपने लॉ को वापस ले लेती, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। बल्कि इन्होंने और पुलिस भेज दी और लोगों के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। अब इन सब चीज़ों से लोग गवर्नमेंट से और इन रिलीजियस लॉ से इतना तंग आ चुके हैं कि जो क्लर्जीज होते हैं उनकी डिसरिस्पेक्ट करने के लिए ये लोग उनकी टोपी उतार के भाग जा रहे हैं। अब ऑब्वियसली ये चीज़ बुरी है, देखने में भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन लोग जो ये कर रहे हैं उनका कहना ये है कि जो हमारे साथ होता है वो 10 गुना ज़्यादा बुरा है। अब आप खुद सोच के देखो कि अगर आपको आपकी गवर्नमेंट बेफिजूल के लॉज बना के आपको मारे, आपको टॉर्चर करे, कई केसेस में आपको पकड़ के जेल में ले जाए, तो क्या आप ऐसी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर पाओगे?
लोग जो हैं वो इस इस्लामिक गवर्नमेंट से तंग आ चुके हैं। पर क्योंकि लोगों को प्रोटेस्ट करना भी अलाउड नहीं है, तो जिस तरीके से लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं अब वो वही कर रहे हैं। यानी जिस चीज़ के ऊपर ये गवर्नमेंट टिकी हुई है, लोग उसी चीज़ से अपने आप को दूर कर ले रहे हैं। रिलीजन यानी इस्लाम इस केस में। ईरान में लगभग 75,000 मॉस्क हैं, जिसमें से 50,000 मॉस्क बंद हो चुके हैं। 60% से ऊपर लोग इररिलीजियस या एथिस्ट हो चुके हैं और यही लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। क्रिश्चियनिटी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि कई अनऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग 1 मिलियन से ऊपर ईरानियंस ऑलरेडी क्रिश्चियन बन चुके हैं। गॉस्पेल और बाइबल जो क्रिश्चियनिटी की रिलीजियस बुक होती है, इनको इलीगली भी स्मगल कर रहे हैं लोगों ने हाउस चर्चेस बना लिया है, यानी कि घर के अंदर चर्च बना के वहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा होते हैं और वहाँ पे प्रेयर करते हैं। बाकी जितने लोग हैं वो जोरास्ट्रियनिज्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब आप खुद सोच के देखो कि एक इंसान अपनी गवर्नमेंट से कितना परेशान होगा कि वो अपना रिलीजन उस कंट्री में चेंज कर रहा है जहाँ पे रिलीजन चेंज करने का मतलब मौत होता है। अब कई लोगों का एक क्वेश्चन या फिर आर्ग्यूमेंट आ सकता है कि बहुत सी कंट्रीज में लोग ईरानियन से भी ज़्यादा बदतर कंडीशन में रहते हैं, लेकिन वो लोग तो अपना रिलीजन चेंज नहीं करते, तो ईरानियंस क्यों कर रहे हैं? अब इसके ऊपर मोहम्मद रजा शाह पहलवी के जो बेटे थे जिनको कंट्री से बाहर निकाल दिया गया था, उनका एक इंटरव्यू है। And why Iran is so different than the other countries in the region? Because our sense of identity with our national identity, as opposed to the prevailing religion, which is not a priority, makes us say always we are first Iranian, then we are, let's say, of this ethnic tendency or that religion. That's very important to understand. तो बेसिकली ईरानियन आइडेंटिटी और नेशनलिज्म की फीलिंग अपने आप में इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि वो किसी भी रिलीजन या गवर्नमेंट से ऊपर है। तो जब भी कोई रिलीजन या गवर्नमेंट की वजह से इनको लगता है कि वो डाउन हो रहे हैं, तो हमेशा वो उस चीज़ के अगेंस्ट हो जाते हैं। अब अगर ईरानियन गवर्नमेंट इसी तरीके से इस्लामिक रेजिम बन के काम करती रही, लोगों के ऊपर इसी तरीके से बेफिजूल में टॉर्चर करती रही, तो हो सकता है वो लोगों को और भी अपने रिलीजन से दूर कर दे। तो दैट इज़ इट फॉर टुडे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें इस वीडियो को। ऐसी वीडियोज़ बनाने में बहुत टाइम और रिसर्च जाता है, तो आप सब्सक्राइब करके मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड आई विल सी यू गाइस सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।